देखो कल मैंने बोला था कि अब जो है अपन प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे और इसके अंदर आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो लेकिन ग्राफ की अभी कल पढ़ेंगे अपन, मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चन कल कर पाएंगे। आज इसकी बेसिक डिटेल देखेंगे अपन कि ग्राफ से पहले क्या क्या पढ़ना है अपन को इस प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी भी ग्राफ नहीं खरीदे हैं, ये लाए नहीं है, वो लोग ग्राफ ले लेना अच्छे से। और आज का दिन और है उनके पास, कल से तो फिर ग्राफ स्टार्ट हो ही जाएगा अपने। ठीक है ना। अब देखो प्रश्नावली 4 की बात करते हैं अपन, इसमें है क्या और क्या क्या पढ़ना है अपन को, किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तो प्रश्नावली 4 का देखो नाम, देखो पहले तो नाम क्या दे रखा है कि 2 चरों वाले। एक तो 2 चर होंगे और किस तरीके के, रैखिक समीकरण होंगे, और साथ में क्या होगी, असमीकाएं। तो समीकाएं क्या होती है, असमीकाएं क्या होती है, और समीकरण क्या होते हैं, रैखिक का क्या मतलब है और चर किसको कहते हैं, सब जानते हैं अपन। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। देखो चर तो सब लोग जानते हैं, बस इसमें 2 चर होंगे, है ना। 2 चर एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, कुछ भी 2 चर हो जाएंगे बस में, एक्स भी आएगा और वाई भी आएंगे, और एक्स और वाई में समीकरण रहेंगे। लेकिन किस तरीके के, रैखिक समीकरण रहेंगे। रैखिक मतलब सिंगल घात, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये ऐसे सिंगल पावर। सिंगल पावर मतलब जैसे एक घात वाले, एक घात रहनी चाहिए। कभी स्क्वायर नहीं दिखेगा आपको पूरी प्रश्नावली के अंदर, ना एक्स पे कभी स्क्वायर दिखेगा ना वाई पे दिखेगा, क्योंकि सिंगल घात को ही रैखिक समीकरण बोलते हैं अपन। ठीक है। और असमीकरण क्या होती है, देखो समीकरण किसको बोलते हैं, समीकरण में वही बराबर होता है, इधर वाले पक्ष को LHS बोलते हैं और इधर वाले पक्ष को RHS, ये समीकरण का रूप है। ठीक है, बराबर का साइन होना चाहिए, LHS और बराबर RHS होना चाहिए, ये समीकरण का काम हो गया। तो देखो 2 चर हो गए, एक्स वाई कोई सा भी हो सकता है। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक घात वाले पद मिलेंगे, कहीं स्क्वायर वगैरह नहीं मिलेगा, ना एक्स पे ना वाई पे। सिंगल घात वाले पदों को ही रैखिक समीकरण बोलते हैं। समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समीकरण के लिए आपको LHS RHS और बराबर आना चाहिए। अब असमीकाएं क्या है, तो देखो ये नया है आपके लिए बिल्कुल, असमीकाएं। असमीकाओं में क्या होता है, सेम यही प्रोसेस होती है, मतलब LHS होती है, RHS होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर का साइन नहीं होता, या तो इस तरीके से बड़ा छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, या इस तरीके से हो सकता है, बराबर का साइन भी आ जाए। ये इसको मतलब बोलते हैं बड़ा या बराबर। इस चिन्ह को कैसे पढ़ते हैं कि LHS से RHS बड़ा या बराबर है, ऐसे ही LHS से RHS बड़ा है, LHS RHS से बड़ा या बराबर हो सकता है। दोनों ही वर्ड बोलना पड़ता है इसमें, जिसकी तरफ भी ऐसे ओपन होगा वो बड़ा या बराबर बोलोगे उसको। ठीक है, ये चिन्ह क्या का रहता है, ये इसको बोलते हो आप छोटा या बराबर, बराबर। और ये वाला चिन्ह बड़ा या बराबर, ये। और ये तो जानते ही हो, ये छोटा का चिन्ह है और ये वाला बड़ा का चिन्ह है, बड़ा होगा मतलब, है ना, इस तरीके से। तो बस ये असमीकाओं में काम मिलेंगे, और असमीकाएं थोड़ा भी लेट आएगी, पहले अपन इस समीकरणों की बात करेंगे। अब समीकरणों में क्या क्या पढ़ना है वो भी देखो। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा कि समीकरण का हल, समीकरण का हल मैं पहले ही बता चुका हूँ। समीकरण का हल ज्ञात कीजिए का मतलब होता है उसमें जो भी चर दे रखे हैं उनका मान ज्ञात करना। मतलब आपको जब भी बोला जाए कि समीकरण का हल ज्ञात करो, तो आपको करना क्या रहेगा, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई समीकरण का मान ज्ञात करने की बोलेगा, आपको जो है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया समीकरण का हल। कभी कभार यूं पूछा जाता है कि निकाय कैसा है। देखो एक और बात बता दूं मैं, 2 चर होते हैं ना, एक्स और वाई। देखो एक नॉर्मल बात बताता हूँ मैं आपको कि जब भी 2 चर होते हैं एक्स और वाई, तो उसके लिए उनका मान ज्ञात करने के लिए आपको 2 समीकरण मिलेंगे सवाल के अंदर। ठीक है, कितने समीकरण मिलेंगे, 2। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि 2 चर हैं तो 2 समीकरण मिलेंगे। अगर एक ही चर का मान ज्ञात करना है तो 1 समीकरण मिलता है, अगर 3 चर हैं तो 3 समीकरण मिलते हैं। ठीक है, तभी मान ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते आप।
तो आपको एक्स वाई में दो समीकरण दिए जाएंगे और उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप समीकरण निकाय। क्या बोलोगे उसको, समीकरण निकाय। जब दो समीकरण दिए जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि ये तो क्या है, समीकरण निकाय है। और समीकरण निकाय बोलेंगे बार बार। दोनों सब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दो समीकरण दी गई है, दो समीकरण बार बार, ऐसे नहीं। समीकरण निकाय बोल दो, उसके अंदर आगे दोनों समीकरण, कॉमन नाम है उसका, है ना, समीकरण निकाय बोल देंगे। तो एक्स वाई में दो समीकरण दिए जाएंगे, उसको समीकरण निकाय बोले जाएंगे। और आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि समीकरण निकाय जो है वो संगत है या असंगत है, ये पूछा जाएगा आपसे। संगत और असंगत कि समीकरण निकाय जो आपको दिया जा रहा है, या निकाय, ये निकाय, समीकरण निकाय जो है वो संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत की पहचान कैसे करोगे, तो देखो मैं बताता हूँ आपको संगत और असंगत की पहचान कैसे करेंगे अपन, ठीक है। तो संगत देखो, संगत कब होगा और असंगत कब होगा, तो ध्यान देना। संगत होगा जब निकाय जो है समीकरण का, दोनों समीकरण निकाय जो है, समीकरण निकाय का हल प्राप्त हो जाए। हमें ये सब नोट है, आपको लिखना है, आपको ये सब कॉपी के अंदर, हल प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो, बस। समीकरण निकाय का अगर हल प्राप्त हो रहा है अपन को तो उसको बोलेंगे निकाय संगत है। और समीकरण निकाय का हल प्राप्त नहीं हो, समीकरण निकाय का हल जो है प्राप्त न हो, जब प्राप्त नहीं होगा तब बोल देंगे कि असंगत है। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई समीकरण का हल प्राप्त हो गया या प्राप्त नहीं हुआ, तो सुनो देखो, जब आपको x और y का कुछ भी मान प्राप्त हो जाता है, जैसे x का मान 5 मान लो, इसका 7 मान लो, कुछ भी -1 -2 कुछ भी मान आ जाए, तो हल मिल तो गया। समीकरण हल प्राप्त होने का क्या मतलब होता है, x और y का मान ज्ञात करना। अगर आपको x और y का मान मिल गया है तो आप क्या करोगे, बोल दोगे कि ये तो जो है निकाय संगत है। और हल प्राप्त नहीं होगा तब असंगत है, ये बात करनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात, हल कब प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो 9th क्लास में पढ़ी थी, याद करो। एक तो स्थानांतरण विधि थी, एक आलेखी विधि थी, और एक विलोपन विधि थी, और एक वज्र गुणन विधि थी। 4 विधियां पढ़ी थी अपन ने 9th क्लास में, क्या, हल प्राप्त करने की। समीकरण निकाय, ये जो यही था आपके वहां भी, दो घात वाले रैखिक समीकरण थे, सॉरी सिंगल घात वाले रैखिक समीकरण थे, दो चर वाले, यही था वहां पे भी। तो इन सारी विधियों से अपन जो है हल प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी वहां पे कि हल जो है, हल किस किस तरीके का हो सकता है। एक तो हल 3 तरह से हो सकता है, देखो ये चीज भी आपको लिखनी है। हलों के प्रकार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब जो आपके x y का मान ज्ञात होगा, जो भी हल ज्ञात होगा आपको, वो किस किस तरीके का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन हो सकते हैं। देखो, पहली कंडीशन होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है x और y का मान अलग अलग हो, उसको अद्वितीय हल बोलेंगे। और सिंगल ही, जैसे, और इस केस में लाइनें किस तरह की होगी, परस्पर एक दूसरे को काटेगी इस तरीके से। जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो लाइनें एक दूसरे, मतलब सिंगल हल रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक्स का कुछ भी मान और वाई का कुछ भी मान सिंगल हल रहेगा एकदम, उसके अलावा और कोई हल नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा किस तरीके का हो सकता है, अनेक हल। बहुत सारे हल मिल जाए, वो कब मिलते हैं, जब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए ऐसे। ये मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। एक लाइन के ऊपर, लाइनें तो 2 मिलेगी ना आपको, ग्राफ खींचोगे तो लाइनें 2 मिलेगी, क्योंकि 2 समीकरण है, दोनों समीकरणों की अलग अलग लाइन मिलेगी। लेकिन एक लाइन के ऊपर ही एक दूसरी लाइन आ जाएगी, तो हर एक बिंदु कटान बिंदु बनना हुआ है। देखो यहाँ तो दोनों लाइनों का कटान बिंदु सिर्फ एक ही है, सिंगल, तो हमने बोल दिया कि अद्वितीय हल है, सिंगल। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिंगल हल, इसके अलावा कोई सा हल नहीं है, क्योंकि एक ही कटान बिंदु आया है। और यहाँ पर बहुत सारे कटान बिंदु आ रहे हैं, सब, हर एक बिंदु देखो लाइन के ऊपर लाइन, इस वजह से सारे बिंदु कटान बिंदु बन रहे हैं, दोनों लाइनें मिल रही है हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ बहुत सारे हल मिलेंगे, अनेक हल मिल जाएंगे। और तीसरा क्या हो सकता है, हल नहीं है,
इसमें हल मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब क्या हुआ, एक लाइन तो यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, तो दोनों लाइनों का कटान बिंदु ही नहीं है जब कोई सा भी, तो यहाँ पे हल भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो मैं वो बता रहा था ना आपको, निकाय संगत होगा और असंगत, तो इन दोनों कंडीशन में, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर तो क्या होगा, निकाय होगा संगत। क्योंकि कुछ भी हो, हल तो मिल गया ना अपन को, अद्वितीय हल मिला हो या अनेक हल मिले हो तो हल तो मिल गया ना। लेकिन जब हल नहीं हो या ये लाइनें समांतर हो, इस तरह की लाइनें आ जाए, जब लाइनें एक दूसरे को काटेगी नहीं, लाइनें समांतर आ रही है, तो फिर हल मिलेगा ही नहीं। कटान बिंदु भी हल होता है हमारे, ठीक है, तो कटान बिंदु मिलेगा ही नहीं, तो हल भी नहीं मिला, और हल नहीं मिला तो ये वाला जो इस तरीके का जो निकाय मिलेगा उसको बोल देंगे हम, यह निकाय कैसा है, असंगत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। वापस शुरू से बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़, इसको अच्छे से सीखना है मैं, इस वजह से दोबारा सुनो। देखो, समीकरण निकाय दिया जाएगा, मतलब दो समीकरणें दिया जाएगी x और y में। ठीक है, उनका मान ज्ञात करना, मतलब x और y का मान ज्ञात करना ही आपका समीकरण हल करना कहलाता है। समीकरण हल जो है दो तीन तरीके का हो सकता है। कैसा कैसा है, अद्वितीय हल मिल जाए बिल्कुल, मतलब सिंगल हल मिलेगा एकदम, उसके अलावा कोई हल नहीं है, और अनेक हल भी मिल सकते हैं, लाइन के ऊपर लाइन मिल जाए। ये अद्वितीय हल होने की क्या शर्त होती है, अनेक हल होने की क्या शर्त होती है, और ये हल प्राप्त नहीं होने की शर्त भी होती है, जो समीकरण को देखते से ही बता सकते हैं। वो सब अपन को यहाँ सीखना है। ठीक है, वही बताऊंगा अभी मैं। और निकाय संगत कब होगा, जब हल मिल जाए, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन होगी तब तो निकाय संगत बोलेंगे हम, और हल नहीं मिलेगा तो निकाय असंगत हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन अब देखते हैं कि देखो, एक आपकी बुक में बहुत अच्छा एक टॉपिक दे रखा है, ये टेबल बना के दे रखी है उसने, वो सही है। ये टेबल समझना है आपको। देखो ये क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण देगा जब भी, मतलब समीकरण निकाय दे रखा है, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म क्या दे रखा है, दो समीकरणें देगा, दो समीकरणें दे रखी है, इनके a1 a2 तो होता है x का गुणांक, x के जो गुणांक है उनको a1 a2 बोलते हैं। देखो x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो 2/5 इनका अनुपात हो गया। ठीक है, b1 b2 क्या होता है, तो b1 b2 होता है y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ -2 है, तो देखो 3/-2 लिख रखा है, इनका अनुपात हो गया। अनुपात मतलब बटे में लिखना है खाली, है ना। और c1 c2 क्या होता है, c1 c2 होता है अचर पद, और अचर पद का अनुपात कितना है, 13/4। जब ये तीनों ही बराबर नहीं होंगे, या ऐसे मान लो ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे, a1 a2 और b1 b2, ये देखो ये बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये तो 2/5 है और ये 3/2 है माइनस का। इस वजह से ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो लाइनें एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखाओं की प्रकृति कैसे होगी, एक दूसरे को काटेगी, और उस केस में आपको अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल सिंगल मैंने अभी बताया भी था, जब देखो यहाँ पे एक सेकंड, ये देखो मैंने बोला भी था, अद्वितीय हल कब मिलता है, जब लाइन एक दूसरे को काटती है, बिल्कुल ऐसे काटेगी तो अद्वितीय हल मिलेगा आपको। और वही यहाँ पे, और काटने की क्या शर्त है, कब काटेगी, जब a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। a1 a2 क्या है बता चुका हूँ, दोनों समीकरणों में x के गुणांक, और b1 b2 क्या है, दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का अनुपात। इस तरीके से तो आप बिना समीकरणों का हल ज्ञात किए सिर्फ इनका अनुपात देख के ही बता सकते हो कि हल कैसा मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, ये x का गुणांक, और दोनों समीकरणों में x का गुणांक क्या है, 2 और 3, y का गुणांक क्या है, 4 और 6, और c क्या है, 10 और 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 a2 बराबर आ गया किसके, b1 b2, क्योंकि 4 को 2 से काट दो, अब 2 से काटोगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 को 2 से काटोगे तो 2, और 6 को 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये भी तो 2/3 ही आ गया ना, 2/3, तो ये भी 2/3, ये भी 2, मतलब a1 a2 भी 2/3 आया ये, और b1 b2 भी 2/3 आया, तो दोनों बराबर हैं ये। और c1 c2 अलग आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है, इसको काटेंगे अपन, 5/6 आ जाए, 2 से काट दिया तो ये अलग आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, लाइनें कैसे हो जाएगी, समांतर। जब आपको ये तीनों शर्तें याद रखनी है, जब a1 a2 बराबर हो जाए b1 b2 के, और c1 c2 बराबर नहीं हो, तब लाइनें समांतर आती है। ठीक है, और उस केस में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब लाइनें समांतर है तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो हल कहाँ से मिलेगा हमें, मैंने यहाँ लिखा भी था, देखो ये लास्ट वाला, हल कब नहीं होगा, जब लाइनें समांतर आ जाएगी, तो उस केस में हमें हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो, ये एग्जाम्पल देखना, 4/2, ये 4/2 मिल रहा है, 6/3 और 18/9। a1 a2 कितना है, a1 अनुपात a2 कितना है, 4/2। देखो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ,
इसने सोल्व नहीं कर रखा, इसको काट नहीं रखा, मैं काट के बताता हूँ। देखो ये देखो, अब इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट वाले में। देखो A1 A2 कितना है, 4/2, ये तो है A1 अनुपात A2, और B1 अनुपात B2 कितना है, और C1 अनुपात C2 कितना है। बी बोलते हैं y के गुणांक को, y का गुणांक यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, और अचर पद कितना है, यहाँ 18, यहाँ 9 है। ठीक है, अब देखो इनको काट दो, सिंपल कर दो, 2 से काटो, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 में 1 बार, मतलब यहाँ अनुपात कितना आ रहा है, 2/1। यहाँ भी काटो, 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में 2 बार, यहाँ भी क्या है, 2/1। 9 का भाग 9 में 1 बार और 18 में 2 बार, यहाँ भी कितना है, 2/1। मतलब तीनों अनुपात बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि A1 अनुपात A2 बराबर आया किसके, B1 अनुपात B2 के, और बराबर आया C1 अनुपात C2 के। ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे। और जब इस तरह की कंडीशन होगी, मतलब सब अनुपात ही बराबर है, तो फिर लाइन के ऊपर लाइन आएगी और अनेक हल मिलेंगे। देखो यहाँ इसने ये लिखा है, देखो तीनों अनुपात बराबर हैं, तो लाइनें कैसी होगी, लाइन के ऊपर लाइन को समपाती लाइन बोलते हैं, समपाती रेखा ही मिलेगी, है ना, और अनेक हल मिलेंगे, बहुत सारे हल हैं। ये लाइन के ऊपर जब कटान बिंदु, देखो दोनों लाइनों कटान बिंदु, हर एक बिंदु कटान बिंदु है, और कटान बिंदु तो हमारा हल होता है, इसका मतलब बहुत सारे कटान बिंदु है तो बहुत सारे हल हैं, तो अनेक हल बोल दिया अपन ने। ठीक है, तो ये चीज़ सबके समझ में आनी चाहिए। देखो ये ऐसी कैसी टेबल बना लेना, इसमें चाहो तो एग्जाम्पल मत बनाना आप लोग, वैसे अच्छा है एग्जाम्पल भी बना रखा है यहाँ पे, तो अच्छी बात है ये, इनको काट के भी लिख लेना एक बार, और ऐसी कैसी टेबल बना लेना, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर नहीं होता है, तब लाइनें एक दूसरे को काटती है और अद्वितीय हल मिलता है। जब A1 A2 और B1 B2 जो है इसका ये होता है बराबर, और C1 C2 बराबर नहीं होता है, तो लाइनें समांतर रहती है और कोई हल प्राप्त नहीं होता है। जब लाइनें समपाती होगी तब तीनों अनुपात बराबर होंगे और अनेक हल मिलेंगे। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वो आप एक और कॉलम बनाना है अपन को, और वो कॉलम काय का बनाना है, संगत असंगत का। यहाँ बना लेना निकाय संगत असंगत, संगत कोमा असंगत, ये एक और कॉलम आपको बनाना है। कल चेक, ये फोटो मेरे को सेंड कर ही देना, ये पूरी टेबल बना के दोबारा से, और ये कॉलम उसमें ऐड करना है, संगत असंगत। तो आपको यहाँ लिखना है, जब हल मिल गया ना अद्वितीय हल, और यहाँ भी हल मिल रहा है, तो यहाँ लिख देना संगत, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ लिख देना असंगत, और यहाँ लिख देना संगत। ऐसा कैसे पता लगा, देखो अपन को, है ना, क्योंकि अद्वितीय हल मिल रहा है, तो हल तो मिल गया ना, लेकिन तो निकाय संगत होगा। यहाँ कोई हल नहीं है, हल नहीं मिला हमें, तो निकाय असंगत होगा। और यहाँ पर अनेक हल मिल रहे हैं लेकिन हल तो मिल गया ना, तो निकाय संगत हो जाएगा। ये एक कॉलम और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो अब कल से सवाल करेंगे, और ग्राफ का क्वेश्चन भी कल ही आएगा। ओके।